फ्रैंकली स्पीकिंग पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जयंत चौधरी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो पे। और आपके साथ आज शायद पब्लिक चाहती है कि बहुत फ्रैंकली बात की जाए। दैट्स द आइडिया। दैट्स द आइडिया। तो मुझे ये बताइए कि जनवरी तक इंडिया गठबंधन और उसके बाद ऐसी घूमी घड़ी कि जयंत चौधरी सीधा एनडीए में, ऐसा क्या हुआ जनवरी और फरवरी के बीच में कि जयंत चौधरी पुराने दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाने चले आए? इंडिया के 2 बैठक में मैं गया, दिल्ली में और उससे पहले बेंगलुरु में। और हमारी उस समय यही कोशिश थी कि देश भी चाहती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विपक्ष की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो देश चाहता था कि हम लोग मिलकर कुछ करें। और उस दबाव में सब पार्टियां उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, क्या रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूँ कि उन बैठकों में चाय नाश्ता अच्छा रहा, लोगों ने अपनी बात रखी, सबको आज़ादी थी कि अपनी बात रखें, विचार रखें। लेकिन कोई उन चीज़ों का कोई निचोड़ निकल के नहीं आया, कोई उससे कोई परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अब चुनावी समर में, चुनाव के मैदान में हम अब इन मुद्दों को लेके जाएंगे जो राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है। इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग दिसंबर के पहले हो जानी चाहिए थी। कोई एक साझा बयान कि ये हमारा कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम, अब उसे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या मैनिफेस्टो कह लीजिए या कोई एक संकल्प पत्र कह लीजिए या कोई जॉइंट कार्यक्रम, जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उसके पहले एक डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि हम लोग एक मंच साझा करेंगे और जो बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो जनता के बीच उन बातों को ले जाएंगे। जब ये सब नहीं हुआ, नया साल शुरू हो गया, तो अपने आप में एक मायूसी सी छाई हुई थी। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ दिल्ली अकेले बैठ के निर्णय लेता हूँ। आपने देखा, मैं रोज़ दिल्ली होता हूँ तो हमारे लोग, हमारे जो क्षेत्र है बहुत करीब है, तो लोग आते रहते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, ये विचार चल रहा था कि अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और आखिरकार हमारी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। आप सभी आइडियोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल है। पार्टियां विचारों को लेकर बनाई जाती हैं, लेकिन इस पे हर पार्टी को गंभीरता से विचार करना होता है कि सत्ता हासिल करके आप अपनी विचारधारा को कैसे आगे करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो यानी कि विचारधारा पहले और सत्ता बाद में नहीं, सत्ता पहले और बाद में विचारधारा? नहीं, आपने ऐसे ही कहा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ऐसा काम करें कि सत्ता में आए और आप अपने विचारों को लागू कर पाए। तो लेकिन विचार पहले होना चाहिए। अगर विचार नहीं है तो कोई गठन नहीं है, कोई संगठन की जरूरत नहीं है। आपका ऐसा कौन सा विचार है जो बीजेपी के साथ मिलता है कि आप बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैंप से बीजेपी में आ गए? कौन सा विचार मिलता है? देखिए, एक विचार की बात नहीं, कई चीजें होती हैं। हम लोग आलोचक रहे, हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बीजेपी ने 10 साल में बिल्कुल नकारे काम किए, एक भी अच्छा काम नहीं किया, या सरकार बिल्कुल जो है अनदेखी करती है, किसान की कोई समस्या का हल सरकार नहीं निकालती, वो भी गलत है। तो जब आप विपक्ष की भूमिका में रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप आक्रामक रहिए। लोकदल ने वो भूमिका बेखूबी निभाई। सड़क पे और कोई नहीं आता था, हम लोग आते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की, संघर्ष किया, आंदोलन का हिस्सा बने, आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपने तो कहा था कि किसान जो हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है और बीजेपी ने उन पर बहुत से सितम ढाए हैं, ये आप ही के बयान होते थे। बिल्कुल। आपका एक और बयान बहुत फेमस है और आजकल रोज उभर कर आता है कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूं कि पलट जाऊंगा। तो अब आप चवन्नी निकले? नहीं, 13 महीने का आंदोलन कहीं भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। 13 महीने देश में एक लोकतंत्र में इतने समय से इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, जमावड़ा है, कई राज्य के किसान आ रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी और आखिरकार सरकार ने उनकी बात मानी। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद, इसलिए किसी आंदोलनकारी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। उस समय जो शब्दावली का प्रयोग हुआ, सबसे बड़ा आलोचक मैं उस बात का रहा
कि जब सरकार में बैठे लोग उनको कहते थे कि आप किसान नहीं हैं या खालिस्तानी हैं, ये गलत मंशा से लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं, उस बात का मैंने पुरजोर विरोध किया। आज भी एक आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों के पक्ष की वकालत करूंगा। मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार कुछ एक्स्ट्रा माइल उनके लिए कुछ करे, क्योंकि एमएसपी गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, ये सरकार नहीं दे रही। आपका क्या इस पर स्टैंड है? ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, अगर आप मुझे समय देंगी मैं उस पर रखूँगा। एक तो पृष्ठभूमि है कि किसान आंदोलन बार बार क्यों करते हैं। हमने और किसानों के कड़वे अनुभव ये रहे हैं कि जब किसी फसल में कोई नुकसान हो जाता है और दाम जो है, पैदावार कम है तो दाम में उछाल आता है, तो तुरंत सरकार कंज्यूमर इंटरेस्ट को और महंगाई को आगे रख के हस्तक्षेप करती है, करेगी भी। जिस देश में 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हैं तो उसको सब्सिडाइज करना है, तो एक आर्थिक भार और बोझ सरकार पर रहता है, तो सरकार करेगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि धड़ाम से किसी फसल के दाम में गिरावट आ जाती है, तब सरकार मार्केट में, मंडी में हस्तक्षेप उस हिसाब से नहीं करती। दूसरा, एमएसपी घोषित तो होते हैं, लेकिन इस देश में शायद 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मार्केटिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार ने कानून थे, यही सब एड्रेस करने के लिए थे, जिसके खिलाफ आप खड़े थे। यस, बिकॉज आई स्टिल से, मैं अभी भी कहता हूं, दैट वाज नॉट द राइट सोल्यूशन। और बहुत कितनी अच्छी आप कोई नीति बना लें, उसकी स्वीकार्यता भी तो होनी चाहिए। जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए आप कोई ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर उनसे बेहतर तरीके से संवाद होता, क्योंकि उस समय जो प्रचार था और कानून का जो प्रभाव पड़ता, जो लोगों ने समझा, वो ये था कि मंडी खत्म हो जाएंगे, मंडी के बाहर ट्रेड पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रचार तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने किया था, यानी कि आज के जो इंडिया गठबंधन, वो दुष्प्रचार नहीं था, वो शायद दुष्प्रचार नहीं था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। वो दुष्प्रचार नहीं था, दुष्प्रचार बीजेपी की तरफ से है, लेकिन आप वहां बीजेपी के खिलाफ थे, आज बीजेपी के साथ हैं, कुछ बदला ही नहीं, तो आप वहां से यहां क्यों? इसीलिए चवन्नी वाला सवाल फिर पूछूंगी। चवन्नी नहीं थे आप, पलटना नहीं चाहते थे, तो फिर चवन्नी कैसे बन गए? 3 कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के खिलाफ लोगों की भावना जुड़ी और कि उन्होंने ये कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हम इन कानून को, हमारी मांग नहीं थी, हम नहीं चाहते, उन्होंने विरोध किया। पहली बार नहीं हो रहा कि कोई कानून सरकार लाती है, उसका जनता विरोध करती। अब कानून का ट्रिगर नहीं है ना। नहीं, हम उन कानून के पक्ष में तो नहीं थे, हम पहले दिन से उन कानून के पक्ष में नहीं थे, और किसान नेताओं ने तो स्वागत किया था शुरुआत में, और उसके बाद वो आंदोलन में कूदे थे। लेकिन पहले दिन से हमारा बयान आप पढ़ेंगी, हम लोग। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो पूरा आंदोलन 13 महीने का एक पॉलिटिकल आंदोलन था, जिससे आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे? आज कम से कम सच बोलिए। मैं सच ही बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स को आप गलत निगाह से क्यों देखती हैं? जो सामाजिक आंदोलन भी होता है, वो पॉलिटिकल निर्णयों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभाव में लेने के लिए होता है। सरकार से ही तो मांग होगी, सरकार पॉलिटिक्स से ही बनती है, सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, अपने राजनीति को बढ़ाने के लिए हर सरकार काम करती है। कैसे बदलता है आप जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का? इतना दिल कैसे बदलता है कि एक तरफ वामपंथियों के साथ और अगले महीने एकदम एक्सट्रीम राइट? हम किसान के साथ थे और किसान का ही साथ देने के लिए आज अगर हमें सरकार में कोई भूमिका मिलेगी, मेज पे अगर हम लोग बैठेंगे, तो मैं यही तो प्रयास कर सकता हूं कि किसानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो। अब हम यूपी सरकार में हम लोग शामिल हुए हैं, हमारा एक मंत्री बना है, और अभी योगी जी ने निर्णय लिया किसानों के लिए कि जो नलकूप के बिल थे, करोड़ों किसानों को लाभ देने के लिए, वो बिजली के बिल यूपी की सरकार ने माफ कर दिए। तो जब बेसिकली आप किसानों के बिल माफ करवाने आए हैं, आप किसानों के लिए एमएसपी जब चाहें, एक तरह से एमएसपी प्रभावी बननी चाहिए, एमएसपी का दायरा बढ़ना चाहिए। आप एक गन रखकर बैठे रहेंगे और जो बातें हैं वो मनवाते रहेंगे, और अभी चुनाव का वक्त है, आपको मौका मिला तो आपने ऐसा कर लिया। आपको अपॉर्चुनिस्ट क्यों ना कहा जाए? राजनीति इसी को कहते हैं, अपॉर्चुनिज्म नहीं कि आप अपने मुद्दों को लेकर चलिए और जब आपको मौका मिलता है उन मुद्दों को मनवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 10 मुद्दे हैं कि 10 के 10 माने जाएं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने भाजपा के आगे कोई शर्त नहीं रखी है, मुझे एक बेनिफिट दिखाई दिया है, पॉलिटिकल बेनिफिट दिखाई दिया है, मुझे अपने मुद्दों का हल करने का एक मौका, अवसर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उनके साथ समझौता। बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है। चौधरी चरण सिंह जी, देश वो तो बिल्कुल दिखा,
प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये भारत रत्न था जिससे चवन्नी पलट गई। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, दिल जीत लिया, सिंपल ट्वीट। तो आई थिंक दैट कैप्चर्ड एवरीथिंग, और वो दिल से ही बात निकली थी क्योंकि पहली बार सरकार ने ऐसा काम किया। और मैं राहुल गांधी नहीं दिल जीत पाया आपका, अखिलेश यादव नहीं दिल जीत भारत पाया। रत्न तो नहीं दिया ना, भारत रत्न अखिलेश जी तो देने की स्थिति में नहीं थे खैर, लेकिन यूपीए की सरकार रही और कांग्रेस की भूमिका सरकारों में रही है और एक प्रमुख पार्टी है देश में, क्या नेशनल पार्टी है, लेकिन उनकी तरफ से मैंने कभी डिमांड नहीं सुनी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स की बात की, राहुल गांधी का इसमें क्या रोल रहा, और ये इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया, जो सपना था उसे साकार नहीं कर पाया, इसके कारण क्या थे? क्रिटिकल एनालिसिस क्या है आपका? नहीं, मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मैं उसमें भाग था, तो मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी था और मैं एक इनसाइडर था, तो इसलिए मैं क्रिटिकल एनालिसिस करने की मेरी हैसियत नहीं है। और हमारी भी कोशिश थी ईमानदारी से कि कोई रास्ता निकले। आप दोष देने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि राहुल जी का बर्ताव बहुत अच्छा था बैठकों में, वो ऐसा अपनी कोई विचारों को वहाँ थोपने की कोशिश नहीं करते थे, सबको आज़ादी थी, सबको मौका मिला अपनी बात रखने का, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। किस वजह से? अब सारी चीज़ मैं जानता तो परिस्थितियां बन जाती अगर मुझे मालूम होता कि ऐसे ऐसे कारण हैं, यानी कि तो निवारण भी हो जाता। अंग्रेजी में कहा जाता है टॉक शॉप, चाय पे चर्चा हुई, निकल के कुछ नहीं आया। शायद वो इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, या एक दूसरे पे विश्वास नहीं लोग कर पा रहे थे, या अपनी सीमाओं से ऊपर उठना आसान नहीं है। इतनी पार्टियां, जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके तो ये मुद्दे हैं और आप अवसरवादी सोच को लेकर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से पॉलिटिक्स यही होती है कि आप कंसेंसस बनाएं, सहमति बनाएं, 10 में से 4 मुद्दों पे सब लोग साथ काम करने के लिए तैयार हो। ये काम आसान नहीं है, तो भारतीय राजनीति में हमेशा ये प्रयोग नहीं हो पाता जिस पर सब साथ थे, सब सिवाय इसके कि मोदी को हटाना है। मोदी जी की इतनी चर्चा होती नहीं थी वहाँ, ये तो प्रचार है। अब मैं यहाँ आके कह दूं कि भी मोदी जी का विरोध करते हैं सब लोग, बात अलग है। एक्चुअली वहाँ मोदी जी के संबंध में किसी बैठक में मेरे आगे तो बात नहीं हुई। ये बात होती थी कि हम लोगों के क्या मुद्दे हैं, हम कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, किन बातों को हम जनता के बीच ले जाएं। और इस पर सबके अलग अलग विचार थे, राय थी, और कुछ साथ में नहीं हो पाया। नहीं, राय थी, अच्छा वातावरण था, एंड में स्टेटमेंट साझा होता था, लेकिन उसके बाद कुछ निकला नहीं। जैसे होता नहीं, कहावत है, गाय बड़ी मलूक थी लेकिन दूध नहीं देती। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन बिना दूध देने वाली गाय थी? मुझे कुछ लग नहीं रहा था। अभी भी आप देखिए क्या हो क्या रहा है, एक प्रोग्राम चला जा रहा है, उस यात्रा में इंडिया के कितने घटक दलों से पहले पूछा गया, स्ट्रेटेजी जब बन रही थी, रणनीति बन रही थी कि क्या रूट बनेगा, कैसे कैसे होगा, इसलिए कई दल असहज हो गए। जिस तरह से सबको संयुक्त रूप से भाग लेना चाहिए, नहीं भाग ले पा रहे हैं। और आप कंपेयर कीजिए कि एनडीए के किस तरह से कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अभी शामिल हुए हैं, कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही देर हुई है, जिस तरह से हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भारत रत्न चौधरी साहब को दिया और पीएमओ में वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री की पहल से लगातार मुझसे बातचीत कर रहे हैं कि भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह की विरासत को, उनके विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उस बात को गहराया जाए। तो इस हिसाब से वर्किंग इस सरकार की है। अब हम आपको अब पता चला, पहले नहीं पता था, पहले इल्म कुछ चीजें तो करीब आके दिखती है ना कि आदमी टीम कितनी मेहनत कर रही है। तो यानी कि आपसे अगर आज मैं पूछूं तो दिल पर हाथ रख के कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना शायद आपका गलत फैसला था और आज आपने सही फैसला लिया, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रचार था वो अलग था। लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। किसने किसको अप्रोच किया? अब ये बातें नहीं बताई जाती। क्यों? ये अगर आप एक यंग लीडर हैं, जनता के साथ साझा, जनता से आप ट्रस्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता से साझा करने में मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, बट एक बीजेपी के लीडर थे जिनको हमने अप्रोच किया कि क्या आप इंडिया के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे हमारे आरएलडी के सिंबल पे। तो अब वो थोड़े असहज हुए,
वो हमारे शुभचिंतक हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पार्टी में अंदर विचार कई मर्तबा हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये आप गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हमारे साथ। ये ऐसे हुआ है ओवर अ फोन कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद उन्होंने पहल की और गृह मंत्री जी ने बातचीत की और फिर हमने मुलाकात की और सारी चीज़ तय हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन से बहुत पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। कल ममता बनर्जी ने उन्हें पिंटू बाबू कह दिया। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें कहा कि इनकी तस्वीर जिस घर में जाती है वहाँ दरिद्री छा जाती है। कोई उन्हें कहता है इनका परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, ये तो हिंदू भी नहीं है, इन्होंने अपनी माता के देहांत पर सर नहीं मुंडवाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के विचारों वाली पार्टियों के साथ आप उठते बैठते रहे हैं, क्या ये विचार पॉलिटिक्स में सही हैं? देखिए, दोनों तरफ से होता है, और जब आपने चवन्नी की बात मुझे कही और मैं बहुत ट्रोल हो रहा हूँ उस बात पे, मैंने अपने के लिए तो बात की, मैंने किसी सामने वाले का अपमान तो नहीं किया। अमित शाह जी ने जो मेरे लिए बात कही थी वो कही थी कि हम चाहते हैं कि जैन जी हमारे साथ आ जाएं, अच्छे आदमी हैं। तो क्योंकि चुनावी समर था, मुझे उस बात की काट ढूंढनी थी कि कहीं मेरा वोट इस नाते बीजेपी में ना चला जाए, कहीं हमें दूसरा वोट जो मिल रहा है कहीं वो असहज ना फील करे कि इनकी तो बीजेपी से बात चल रही है। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ये बात कही कि मैं पलटूंगा नहीं, और उस चुनाव में हम कहीं पलटे नहीं, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़े। तो एक रेखा होनी चाहिए। चवन्नी पलटी तो फिर अगले चुनाव में पलटी, अब बीच में नहीं पलटी। नहीं, अब हम चवन्नी की बात रहने दीजिए, इतना ही गारंटी है। अब वो एक चुनाव तक होती है उस गारंटी उस चुनाव तक। तो लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसे लांदना नहीं चाहिए। पर्सनल चीजें एक दूसरे के ना कही जाए तो बेहतर है, और सबको मालूम है कि पर्दे के पीछे सबके रिश्ते अच्छे हैं। ये वैचारिक लड़ाई होती है राजनीति। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, राहुल जी तो गले नहीं मिलने गए थे, वो तो कैमरे पे, पर्दे के पीछे नहीं, कैमरे पे। अब आपको क्या मालूम? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो मानता हूँ जब पर्दे के सामने इतनी बेबाकी से वो गले मिलने गए थे तो मन में उनके अच्छे भाव थे। बहुत बड़ी बात। सेंट्रल हॉल तो अब नहीं है। सेंट्रल हॉल में आप देखती थी जब पत्रकारों को भी एक्सेस था, आपने पूरी पॉलिटिक्स देखी है नाविका जी, सब लोग साथ नहीं बैठते बाद में, बहस अंदर जो होती है उसके बाद भी लोग बैठते हैं। और विपक्ष की भूमिका है कि विपक्ष और सरकार दोनों को काम करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के संविधान के लिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आपकी राहुल गांधी अगर नहीं तो कम से कम अखिलेश यादव से तो अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने आपको राज्यसभा के चुनाव में सपोर्ट भी किया। पिछले हफ्ते ही मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों ये गलती की मुझे नहीं पता, मिलूंगा तो पूछूंगा। पता नहीं आप उनसे मिले कि नहीं, पर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूं तो पूछ रही हूं, अखिलेश यादव की क्या गलती थी जो आपने उनका साथ छोड़ा? वो तो आपको बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें भी दे रहे थे, बीजेपी ने तो आपको 2 ही सीटें दी। कई फैक्टर होते हैं, अब इसमें गलती तलाशना, और बाद में जब आपने साथ काम किया तो मेरे जीवन का एक अंश उनके साथ रहा। इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया है, और हम लोग पहले एक पार्टी के ही सदस्य रहे जो नॉन कांग्रेस पूरी पॉलिटिक्स निकल के आए चौधरी चरण सिंह जी के समय के बाद। तो मैं उनको कहीं गलत नहीं ठहराता हूँ, उन्होंने अपने दल के लिए सोचा, और ये बात दोस्ती की नहीं होती। दोस्ती और निजी संबंध, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था, सबके मधुर हैं, सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, जो एक स्तर के लोग हैं और जिनके विचारों से आप कह सकते हैं कि ठीक है, इनमें कुछ मादा है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, और देश के राजनीति में मुख्य धारा में ये लोग हैं, तो उन सब लीडर्स का सम्मान है आपस में। तो बट लेकिन दोस्ती में कोई अपने दल को तो नहीं कमज़ोर करेगा ना, उनकी जवाबदेही अपने लोगों के प्रति है। आपका दल कमजोर हो रहा था समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल हो रहा था, और अगर हम साथ चुनाव लड़ते और कमजोर हो जाता। क्यों? अब जीतने का मादा नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी? सवाल जीतने का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे लोग जो चाह रहे थे, और मैंने महसूस किया है क्योंकि जब मैंने निर्णय लिया कि गठबंधन यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विनिंग पार्टी है। Now let's not question their wisdom. Desert the sinking ship, come to the flourishing side. जो भी कारण है, मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाहता। ये तो चाहता। अपॉर्चुनिज्म ही होती है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है? अवसरवाद नहीं, आप चुनाव लड़ते हैं कि चुनाव जीता जाए, आप कहीं विचार से समझौता नहीं कर रहे।
लोकदल पहले किसानों की वकालत करता था, आगे भी करेगा। हमने कहीं समझौता उन चीज़ों से नहीं करना है। जहां हमें ठीक लगेगा हम पूरा पुरजोर साथ देंगे, जहां हमें लगेगा कि सरकार से कोई गलत निर्णय हो रहा है उसका विरोध भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि 2 सीटों के बनाम आपको समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत में शायद 7-8 सीटें मिल रही थी, आप कम पे क्यों फैसला करके इस तरफ आ गए? कोई तो कारण रहा होगा। What is it that was attracting you to the BJP? एक वैचारिक तौर पे जो भारत रत्न का आपने डिसीजन लिया है वो दिल जीत लिया नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप सोचें कि एक अवार्ड सेरेमनी होती है, भारत रत्न मिल जाता है, उसके बाद बात खत्म नहीं। अगर आप चौधरी चरण सिंह का सम्मान कर रहे हैं और उच्च स्तर पे सरकार में हो रहा है तो उसके बाद काम भी होगा। इस विश्वास में हमने समझौता किया। सीट आप कह रहे हैं कम मिल गई, मैं तो कह रहा हूं भारत रत्न के बाद सीट जो मिली है हम उसका ही सम्मान करते हैं। वैसे 2014 में 2019 में भी आपने लड़ाई लड़ी थी लोकसभा की, दोनों बार आप, इस बार आपको लगा कि तीसरी बार हारने की गुंजाइश नहीं है, पार्टी पर गलत असर पड़ेगा, go with the winning side? Have you decided BJP is the winning side? No, that's a very simplistic view. Like I said, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती, कई फैक्टर कि आपके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, चुनाव की क्या तैयारियां हैं, दूसरी तरफ पार्टियों में क्या मेल है। इट्स अ वन मैन पार्टी। जब मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ, वन मैन पार्टी, योर ग्रैंडफादर, योर फादर एंड यू, सो इट्स अ डायनेस्टिक पार्टी। बागपत में अभी हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं जो 40-45 साल से, इट इज अनफोर्सीन, और शायद हमारी एक जो आप डायनेस्टिक कहते हो, डायनेस्टिक रीजनल पार्टी है जिसमें मेरे परिवार से तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा, शायद अकेली ऐसी हमारी पार्टी होगी। और बागपत जो 1937 के बाद, ऐसा 1937 के बाद पहला चुनाव है कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। तो कार्यकर्ताओं का अगर मैं सम्मान करने के लिए तो कर रहा हूँ इसे। यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी की मेहरबानी से जो राज्यसभा सीट मिली आप उसी पर रहेंगे? नहीं, मेहरबानी नहीं लड़ेंगे। मेहरबानी शब्दावली गलत है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमने सीट लड़ी, हमें पहले ज़्यादा विधानसभा में सीट मिल रही थी, उसके बाद हम करते करते 33 सीट पे मान गए, और उसमें एक फैक्टर ये भी था जो बात तय हो गई थी पहले, प्री पोल अलायंस था ना हमारा, पोस्ट पोल तो नहीं था जो आप कहते हैं अवसरवादी। प्री पोल जब अलायंस होता है तो बातचीत करके होता है, मुद्दे क्या होंगे, सीट शेयरिंग, सारी चीज़ एक सहमति बनती है। उसमें राज्यसभा सीट का चयन कि आप लोकदल को राज्यसभा सीट देंगे, ये बात तय हुई थी। और अब हम जब हमारे 9 विधायक हैं, हम बीजेपी की तरफ चले गए तो समाजवादी तीसरा एमपी तो नहीं जिता पाई ना, तो हमारे 9 एमएलए की वैल्यू क्या रही, एक राज्यसभा एमपी की रही कि नहीं रही? चलिए, ये गणित है, अभी विधानसभा का गणित ही बैठा है। गणित भी है और मैसेज भी है। मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव देख रहे हैं ये इंटरव्यू और सुन भी रहे हैं, और मैसेज उन तक पहुंच भी जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक सीट है अमेठी और एक सीट है रायबरेली। ये हाई प्रोफाइल सीटें उत्तर प्रदेश में इसलिए गिनी जाती हैं क्योंकि दशकों से ये गांधी परिवार की सीटें थी। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं? चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन करके चुनाव प्रचार करना नहीं होता। पूरे 5 साल आपकी क्या गतिविधि ऑन ग्राउंड रही है, लोगों के बीच आपने कितनी मेहनत की है, और आपका जो मुद्दे हैं वो कितना रेजोनेट करते हैं। अगर इन पैरामीटर्स पे, इन पैमाने पे आप देखेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह फेल है। अभी जो यात्रा भी इनकी निकली है, ऐसा नहीं है कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस कहीं उनको नहीं मिल रहा। एक थकान है कार्यकर्ताओं में, एक मायूसी है कांग्रेस के वर्कर्स में, लीडर्स में, क्योंकि वो जो मैं कह रहा था कि वो ये नहीं देख रहे कि एक वाइब्रेंट पॉलिटिक्स में कि हम अपने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, विचारधारा को कैसे बढ़ाएं, अपनी हिस्सेदारी कैसे बनाएं, वो रास्ता नहीं दिख रहा उनको। तो 2 साल पहले भी चुनाव का वक्त है ना, एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए पार्टी में, वो क्लैरिटी ही नहीं दिख रही डिसीजन मेकिंग में। आप कह रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक यात्रा निकालेंगे चुनाव की घड़ी में, आप सिद्धांत को लेकर चलिए, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन पूरे 5 साल चलिए ना। अगर ये वाकई गैर राजनीतिक यात्रा है तो चुनाव के बाद निकाल लेते। अभी तो चुनाव पे फोकस कीजिए, कौन लड़ेगा, सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन, कहां गया इंडिया गठबंधन, उसे तो तय कर लीजिए पहले। इंडिया गठबंधन है भी या नहीं? मैं तो वही प्रश्न पूछ रहा हूं। ये मायूसी जब चारों तरफ हम लोगों ने देखी है और हम उस तरफ भी रहे ना,
मैं आपको बता रहा हूँ, ये मायूसी नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, जो घटक दल हैं सब पे प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि अगर मैं समझ रही हूं तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये मायूसी जो है उसने ही इंडिया गठबंधन को फेल किया है, यानी कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। प्रमुख जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे और नेशनल पार्टी के तौर पे पूरे देश में उन्हीं का संगठन है। कई सीटों पे उनके और बीजेपी या एनडीए के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। हम जैसी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है वहाँ मौजूद, तो वहाँ उनकी कोई क्या गतिविधि है मुझे याद नहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 10-15 साल में कि कांग्रेस ने कब किसी जिले में कोई ज्ञापन भी दिया हो कि किसानों का मुद्दा है, कहीं अधिकारियों को प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाने के लिए कोई आंदोलन किया, मुझे तो नहीं याद। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर रायबरेली से लड़े, चुनाव होता है, चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाता। दोनों ऐसी हस्तियां हैं, सोनिया जी का बहुत सम्मान है और उसमें कोई शक नहीं है। एक एज ए पार्लियामेंटेरियन वो बेहद सीरियस गंभीर हैं और उनकी हमेशा आप देखें जो ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अपने दरवाजे खुले रख रहे हैं दूसरी तरफ। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना फ्रैंकली बोलना है, मैं जब कल परसों तक ये बात कहता था तो आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा। पब्लिक जो है ना बहुत समझदार है, वो लफ्जों को तो सुनती है लेकिन लफ्जों के पीछे जो विचार है वो भी समझ जाती है। देखिए, मैं दरवाजे क्यों खुले छोड़ने की कोशिश करूंगा जब मुझे दिख रहा है। यू आर ऑल्सो पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन, यू अंडरस्टैंड क्या होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं 400 पार लक्ष्य दिया 400 पार। इस उनकी तैयारियों को देखिए और दूसरी तरफ देखिए जो मायूसी है। आपको लगता है 400 पार दरवाजा क्यों खुला रखना चाहूंगा ऐसे के लिए। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनका कोई नो होप इन हेल, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तो अगर ये चुनाव इतना डिसाइडेड है तो ये जो रीजनल दल है, तृणमूल कांग्रेस है या केरला में लेफ्ट है या अखिलेश यादव हैं, आपको लगता है इन सबको इस बात का इल्म नहीं है? नहीं, बहुत होशियार लोग हैं, ऐसा नहीं। और उनके कार्यकर्ता जैसे मुझे बताते हैं, मेरे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता भी उनको बताते हैं। लेकिन कई बार होता है कि चुनाव लड़ा जाता है कि हम अपने लोगों को इकट्ठा रखें, आगे की लंबी लड़ाई है, अगली बार देखा जाएगा, सरवाइव कीजिए। दो चुनाव मैंने विपक्ष के कई लीडरों से बात सुनी है कि ये चुनाव न्यूक्लियर विंटर का है, इसे हमें सरवाइव करना है। न्यूक्लियर विंटर, तो इसे सरवाइव करना है और अब बेसिकली सबको पता है कि 2029 पर ही फोकस करना है। जो भी है आगे की लड़ाई है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब चुनाव हो लिया, ऐसा नहीं। चुनाव होता है, मेहनत करनी पड़ेगी और आखिरी वक्त तक हम नहीं कह सकते कि क्या नतीजा आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आकलन कर सकते हैं। 400 पार का टारगेट जो है वो रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक होना हो, टारगेट तो दिया है ना, एक लक्ष्य तो दिया है, यानी आपके थिंकिंग और विजन में कुछ क्लैरिटी है, कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं। और जो एक तरफ आपकी आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ आपकी योजना है कि कैसे उस पर अमला जामा पहनाना है, सरकार में दोबारा कैसे आना है। यही तो राजनीति होती है। राम मंदिर के इशू पर जो विपक्ष नहीं गया, सही फैसला था या गलत? मेरे लिए ये पर्सनल डिसीजन है और हमने अपने दल में किसी को नहीं कहा कि आप जाइए, ना हमने किसी को रोकने का काम किया। जिसकी जैसी आस्था, जो जिन चीज़ों धर्म को मानता है, इबादत करता है, नहीं मानता है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ धार्मिक लोग ही हैं, बहुत लोग नास्तिक हैं, बहुत लोग किसी विचारधारा से नहीं जुड़े। उनका भी हक बनता है एज सिटीजन, आया था। मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए? मैं नहीं गया और अलायंस के बाद भी नहीं गया हूँ। आपकी आस्था नहीं? हम लोग आर्य समाजी उसमें वातावरण में पैदा हुए हैं, उन चीज़ों को मानते हैं कि सिर्फ मंदिर में या एक मूर्ति पे नहीं। पर जिस तरह से एक तरह से बॉयकॉट किया गया था विपक्ष द्वारा, वो सही था? सही और गलत तो जनता की अदालत में है, उन्होंने निर्णय लिया। हर चीज़ में पॉलिटिकल डिसीजन कभी कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे हमने तो कोई डिसीजन नहीं लिया बॉयकॉट करने का, जाने का, उन्हें भी आज़ाद छोड़ना चाहिए था अपने लोगों को। ये बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। और मैं नहीं, कई कांग्रेसी कह चुके हैं इस बात को। व्हाट नेक्स्ट फॉर जयंत चौधरी? मंत्री पद की बात प्री पोल अलायंस में तय हो चुकी है? नहीं, ये चीज़ें नहीं तय होती। नहीं, आपने कहा प्री पोल अलायंस में सब कुछ तय हो जाता है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी को अधिकार नहीं होता अपने टीम के चयन का।
अपने मंत्री परिषद का चयन वो करेंगे। लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स में अक्सर ये चीजें तय हो जाती हैं और आप देयर इज नो क्विड प्रो को। अभी हमें मेहनत करनी है, अभी तो आपने कहा 100% रिजल्ट लाना है चुनाव में। 100% मीन्स 2 out of 2। नो, इट मीन्स 80 out of 80 इन यूपी एटलीस्ट। एंड वी हैव अ यूनिट। राजस्थान में हमारा एक विधायक है भरतपुर से, दोबारा चुन के आए हैं, तो राजस्थान में भी हम लोग कोशिश करेंगे, लार्जर एरिया में हम लोग कोशिश करेंगे। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर जयंत चौधरी? समय बताएगा। इसमें ज़्यादा जो लंबी छलांग की आप राजनीति में नहीं सोच सकते। जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने तो बहुत क्लैरिटी के साथ सोचा है, लेकिन हम लोग एक कदम के बाद दूसरे कदम की सोचते हैं। जयंत चौधरी जी, आपने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। इन सवालों के जवाब देने के लिए किसी सवाल से पलटा तो नहीं ना? नहीं, सवाल से तो नहीं पलटे, पर हाँ वो पलटू वाली जो आपकी रील है वो बहुत वायरल हुई है। शायद कुछ समय तक तो रहेगी। अगर आप फिर ना पलटे तो या तो फिर उसको दोबारा लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, लेकिन आज आपने जैसे कहा आगे जो होगा समय बताएगा। पर हमारे साथ बात करने के लिए और फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।